हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज मुमताज राही। बहुत सारे बच्चे इस बैच में जो पहली बार ये क्लास आई थिंक हो रही है मेरी। 30 सेकेंड ले लेते हैं, बच्चों को ज्वाइन करने देते हैं, फिर शुरुआत करेंगे लेक्चर की ना। 30 सेकेंड वेट कर लेते हैं, क्लास रीशेड्यूल करवाई गई थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स, बेसिकली इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पढ़ी हो, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी हो, बट एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है या इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली एग्जामिनर ने ये टॉपिक ही सोचो, इतना कंसाइज टॉपिक जो है वो डालने का एग्जामिनर की क्या मंशा थी या क्या इच्छा हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों ने इसे अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होगा, बट एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारी कंट्री में कितना कंट्रीब्यूशन करने का पोटेंशियल होल्ड करता है। देखो, जितना कंट्रीब्यूशन है वो अलग है, पोटेंशियल कितना है वो अलग है। तो कितना पोटेंशियल है इसमें, उस पोटेंशियल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे बूस्ट दे सकते हैं, वो हमें इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से पता चलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली दफा ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि बहुत बेसिक्स है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, और इन बेसिक्स को आपको रटने से ज्यादा फोकस करना बेटा, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझने की। समझ लो कि बस अपने आसपास की भारत में जो चल रहा है ना, बस उसी को तो पढ़ना है। उसके लिए क्या है इतना हम रट्टाफिकेशन करेंगे, है ना। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा लिखवाऊंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आपको लिखा हुआ दिखेगा, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कि भाई कैसे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है साधारण भाषा में ना। अब यहाँ पे टॉपिक्स आज हम क्या क्या कवर करेंगे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज क्या क्या आई हैं भारत में, और क्या हमें रीसेंट ट्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करूं तो इसके बहुत सारे स्कोप्स भी हैं, इसमें बहुत सारी चिंताओं का विषय भी है हमारा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जितना प्रोड्यूस कर रहा है ना बेटा, उतना ही हमें यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे नुकसान भी देखने को मिल रहा है। आज भी आपको महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, आज भी हमारे देश का किसान सुसाइड क्यों कर रहा है या सुसाइड करने पे मजबूर क्यों है, कुछ तो कारण रहे होंगे ना बच्चे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अब उस चीज की तरफ थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना कि व्हाट आर द इश्यूज एग्जिस्टिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में अभी भी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे किसानों के जीवन को मुश्किल बना रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो है इसका योगदान इतना कम क्यों है ना। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन कर रहा है ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की टू एग्रीकल्चर। थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, है ना, कि बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है इकोनॉमिक्स ही कभी ना पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स है ना, ओक्यूज ग्रीक वर्ड था ओक्यूज। बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसको जानने के लिए थोड़े से बड़े स्तर पे देखो। एक है माइक्रो लेवल, एक देखते हैं हम मैक्रो लेवल पे। मैम क्या बात हो रही है, माइक्रो मैक्रो का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा देखो। यहां पे रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है जब
पास्ट था ना हमारे एंशंट प्राचीन काल में, तो करेंसी होती नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिक्स वहां भी थी। वहां कैसे इकोनॉमिक्स फंक्शन करती थी? वहां पे चलता था बार्टर सिस्टम। क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। होता क्या था बेसिकली, करेंसी तो थी नहीं ना, पैसे नोट नहीं थे, गांधी जी वाले नोट नहीं थे, तो क्या चलता था कि काम करिए, हम आपको मेरे यहाँ पे ना 2 किलो चावल जो है मेरे पास पड़ा है, तो मुझे आपसे जो है वो टमाटर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आप मुझसे 2 किलो चावल ले लीजिए, आप मुझे बदले में 2 किलो टमाटर दे दीजिए। करेंसी का एक्सचेंज नहीं हुआ, गुड्स का, यानी कि ऐसी चीजों का जो बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है, हमारे घरों में अवेलेबल है, उन चीजों का हमने जो है आदान प्रदान किया। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। लेटर ऑन धीरे धीरे करेंसी आई। फिर उसके बाद लोगों को समझ में आया कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स जो है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को, ए स्मिथ। तो यहाँ पे धीरे धीरे इकोनॉमिक्स केम इनटू प्ले और समझ में आया कि रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब, हमारे यहाँ पे लैंड जो है वो कम मात्रा में है सॉरी, लिमिटेड है। हमारे यहाँ पे बेसिकली सारे रिसोर्सेज अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप उन रिसोर्सेज को बेटा मैनेज कैसे करते हो, आप रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। ये माइक्रो क्या है? जब ये रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आप घर के स्तर पर कर रहे हो, आप हाउस होल्ड लेवल पे कर रहे हो, तो हो गया माइक्रो। जब हम इसे नेशनल लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा मैक्रो। जब माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, मतलब घरों के लेवल पे कर रहे हैं, तो ये हो गया माइक्रो। अब यहाँ पे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम महंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं, महंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं, पता नहीं टमाटर, भाई टमाटर 200 रुपए किलो भी जाता है एक समय पे, या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बेटा यहाँ पे किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अब चीजों को मैक्रो लेवल पे, बड़े स्तर पे। क्या पढ़ रहे हैं? बड़े स्तर पे। वेरी गुड इवनिंग आशीष। हम पढ़ रहे हैं बेटा बड़े स्तर पे। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पे बेटा बड़े स्तर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग मयंक, आशीष। भाई बच्चे लेट क्यों आज ज्वाइन की है क्लास? 7:30 पे शेड्यूल थी ना, नहीं 7 बजे शेड्यूल थी ना, तो अभी 7 बज के ऑलमोस्ट 8 मिनट होने को आ गए। 8 मिनट लेट, क्या बात है। चलो, तो यहाँ पे बड़े स्तर पर जो है जब हम चीजों को पढ़ते हैं बेटा, तो इसका मतलब कि अब हम बड़े लेवल पर पढ़ रहे हैं, मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया बेटा? हाँ समझ में आया। अच्छा, जो बच्चे ना पहली बार मुझे देख रहे होंगे, ठीक है, अच्छा लेक्चर अभी चालू हुआ है, ओहो, इसका मतलब कि कुछ दिक्कत रही होगी, है ना, क्योंकि लेक्चर तो डॉट 7 बजे स्टार्ट कर दिया था मैंने। अच्छा, जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, जिनको लग रहा होगा कि इतना एग्रीकल्चर का सिलेबस हो गया, ये मैम कौन है, तो मैं यहाँ पे आपके यूट्यूब पे ना इंजीनियर्स वाला, अगर आप सर्च करेंगे इंजीनियर्स वाला चैनल, तो उस पर रोज सुबह करंट अफेयर्स भी लेती हूँ। ठीक है, तो कभी मन करेगा मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो सुबह आप मुझे देख सकते हैं। सुबह इंजीनियर्स वाला पे अगर आप चैनल पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपके भी एग्जाम के लिए वहाँ पे करंट अफेयर्स कवर होते हैं। हर एग्जाम के लिए वहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो कवर होते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्टिल मुझसे कनेक्टेड रहना है, आपको करंट अफेयर्स की फाइल चाहिए, आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, है ना, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आप जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल मुमताज मैम PW, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 चैनल है, किसी एक ने फेक चैनल बनाया है, वो मेरा नहीं है। मेरा चैनल जो है उस पर आपको मेरा ही प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा, दैट इज माय चैनल। तो मुमताज मैम PW चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि आपके बैच में मेरी आई थिंक मंडे को 2 ही क्लासेस हैं, एक अभी होगी और एक मंडे को होगी। उसके बाद आप और मैं, आपका मेरा साथ जो है वो छूट जाएगा। तो आप सुबह करंट अफेयर्स में भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि सभी एग्जाम कवर हो जाए, क्यों बच्चे को अलग अलग टेंशन देना है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं
समझ में आ गया कि मैम माइक्रो लेवल पे था, मैं अपने घर पे आटा चावल मैनेज कर रहा था, इसका मतलब अपने घर पे आटा चावल मैनेज कर रहा था, कर रही थी, तो वो माइक्रो लेवल था। लेकिन जब मैम देश की बात होने लगी ना कि पूरा राइस का प्रोडक्शन कितना है, पूरा हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कितना है, तो मतलब अब मैक्रो लेवल पे बात हो रही है मैम, अब कुछ बड़े लेवल पे बात हो रही है। नाउ समथिंग इज सीरियस ना। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक्चुअली पीपीटी है, बट ना जब तक मैं खुद लिख के बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ ना तो उसमें मजा नहीं आता है ना। तो थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान देना कि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अच्छा बच्चे गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। अब मैं सारे बच्चे गुड इवनिंग लिख रहे हैं, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा आप क्लास के फ्लो में देखना, ठीक है। कहीं नहीं समझ आएगा आप मुझे बोलना कि मैम मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आई, मैं समझा दूंगी, ओके। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख रहे हैं, कहीं दिक्कत आएगी लेक्चर को रिपीटेड मोड पर आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे आते हैं, है ना, क्योंकि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स करने जाएंगे तो 2-3 क्लासेस तो वहीं लग जाएंगी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या है, एग्रीकल्चर की बच्चे अगर हम जर्नी देखें, जर्नी एग्रीकल्चर की अगर हम जर्नी देखें, एग्रीकल्चर की अगर हम जर्नी देखें तो आपको ना एक चीज समझाती, एग्रीकल्चर की अगर हम जर्नी देखें तो वी विल अंडरस्टैंड। आज इसको क्या हो गया, आज ये भी खफा है, आज बोल रहा है मैं फंक्शन नहीं करूंगा, चलो कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर की अगर हम जर्नी देखें तो वी विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंस से पहले आ जाओ, चलो थोड़ा सा चलते हैं हम 18th सेंचुरी में, चले क्या 18th सेंचुरी में, चलो है ना। सुबह करंट अफेयर्स में भी बच्चे जो है उनको ऐसे ही घुमाया जाता है, पूरा घुमाते हैं उनको। थोड़ा सा 18th सेंचुरी में चले जाओ, देखो यहाँ पे क्या था, कुछ 1750 ऑनवर्ड्स ना जो यूरोप था, यूरोप वहां पे क्या आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज आ चुकी थी। यूरोप में क्या आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज, क्योंकि क्या हो रहा था वहां पे हो रहा था बच्चे इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम सभी को पता है ना। वहां पे औद्योगिकीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ना। उससे मैम इंडिया पे क्या असर पड़ा, भाई भारत पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, भारत पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, भारत पे क्या असर पड़ा, भारत में इस दौरान जो है यहाँ पे उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। क्योंकि इससे पहले तो हमारा एग्रीकल्चर ठीक ठाक जा रहा था, एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड, मगर ब्रिटिशर्स जो थे वो थे थोड़े से लालची। ब्रिटिशर्स क्या थे बेटा, लालच है ना, लालच बुरी बला है, ब्रिटिशर्स में ये बुरी बला थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर उसमें क्या क्या चेंजेस लाए, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए भाई। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे यहाँ पे क्रॉप का पैटर्न चेंज किया। वो क्यों चेंज किया, इनको चाहिए था क्या, इनको चाहिए था पैसा। अब ये पैसा बनाने के लिए इन्होंने हमारे यहाँ पे कैश क्रॉप्स या फिर कमर्शियल क्रॉप्स ये इंट्रोड्यूस करवा दी। ये क्या चीज है, हम अच्छा खासा ना धान उगा रहे थे, ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई, ब्रिटिशर्स को कमाना था पैसा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे कैश क्रॉप्स लगाना शुरू करवा दी, जिससे वो मार्केट में बेच के अपने यूरोप में भेज के पैसा कमाते थे। वो कैश क्रॉप्स कौन सी थी, जैसे कि रबर, जैसे कि कॉटन, जैसे कि रबर हो गया, कॉटन हो गया, जैसे कि कॉफी हो गया, टबैको हो गया, ये सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे जूट हो गया है ना, ये सारी चीजें जो है इन्होंने हमारे यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, जिससे इनको पैसा ज्यादा बन रहा था। सिंपल एज दैट, भाई पैसा ज्यादा कमाना चाहते थे, पैसा बनाने के लिए इन्होंने ये सब किया। इससे हुआ क्या, इससे अफेक्ट पड़ा। अच्छा एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो। एक और चीज क्या थी, इन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। जमींदारी सिस्टम, अगर आपको पता होगा, मैं आपको एक सिस्टम की नॉलेज दूंगी, अगर आपको पता होगा, दैट वाज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने खासतौर पे एक जमींदारी सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया था। कॉर्नवालिस ने एक क्लास बना दी जमींदार्स की। इसमें कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को बेसिकली कहा गया था बेटा परमानेंट सेटलमेंट। ये सारा अभी हम प्री इंडिपेंडेंस चल रहे हैं,
परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इन्होंने लाया था। ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या? परमानेंट सेटलमेंट में एक सनसेट क्लॉज ला दिया गया कॉर्नवालिस ने। क्या लाया? एक सनसेट क्लॉज। ये सनसेट क्लॉज क्या कहता था? ये सनसेट क्लॉज कहता था कि भैया एक फिक्स डेट है, इस फिक्स डेट में ही आप जो है मुझे क्या दोगे? अगेन पैसा इकट्ठा करके दोगे, पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उस जमींदार को बोला कि आप मुझे जो है 10/11 इतना आप मुझे टैक्स दे दोगे। तो जमींदार बोलेगा साहब इसमें एक पार्ट मिसिंग है, ये एक पार्ट कहाँ जाएगा? ये है जमींदार का हिस्सा ये है जमींदार का हिस्सा, जमींदार का हिस्सा। तो जमींदार ने इस एक पार्ट को, देखो जितना ज्यादा जमींदार फार्मर पे टैक्स लगाएगा, पीजेंट पे, किसान पे टैक्स लगाएगा, उतना ही ज्यादा जमींदार को 1% उसका बढ़ता जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम अगर 50,000 है, 50,000 का 1% अलग होने वाला है। वहीं अगर मेरी इनकम 1 लाख हो गई तो यहाँ पे 1 लाख का 1% अलग होने वाला है ना। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होने वाला है क्या नहीं होने वाला? ऐसा होगा। वैसे ही यहाँ पे जमींदारों ने ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए जो है इस हिस्से को बढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत ही रूथलेस तरीके से लोगों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इस टैक्स के कारण भी क्या होने लगा? हमारा एग्रीकल्चर जो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा था वो बेचारा अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा, एग्रीकल्चर की हालत खराब होने लगी। एक और सिस्टम जमींदारी के अलावा अगला सिस्टम जिसने हमारे टैक्स को डिस्ट्रॉय किया, दैट वाज, आपने सुना होगा इंडिगो कल्टीवेशन। इसके तहत जो है हमारे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, अब ये इंडिगो कल्टीवेशन क्या होता था? बिहार में फार्मर्स को जो है वो मजबूर किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या थी मैम इसमें? प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जो इंडिगो कल्टीवेशन था, मार्केट में इंडिगो की डिमांड कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि मार्केट में, लिंक करो अगेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जर्मन डाई आ चुके थे जो कि सस्ते थे और लोगों को पसंद आ रहे थे। इस इंडिगो कल्टीवेशन को कहा गया था कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे तीसरे हिस्से में, अपने लैंड के तीसरे हिस्से में इंडिगो उगाना ही उगाना है, जिसे कहा गया था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। अगेन फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत थी, ऑल्दो फिर गांधी जी ने यहाँ पे आके जो है इस सिस्टम को हटाया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था गांधी जी को और फिर गांधी जी ने इस सिस्टम हटवाया था। इन सब चीजों को ना बेटा थोड़ा बड़ी पिक्चर से देखो। इतना सब कुछ लिखवाया मैंने तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल ये करवा दिया कि इकोनॉमिक्स का हमने बेसिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर का क्रॉप पैटर्न ही हमारा बदलवा दिया गया, क्रैश क्रॉप्स आ गई, जमींदारी सिस्टम आ गया, इंडिगो कल्टीवेशन जैसा सिस्टम आ गया। यहाँ पे 4th थिंग वाज, नेक्स्ट थिंग बेटा, यहाँ पे जो लैंड प्रोडक्टिविटी थी, जो लैंड प्रोडक्टिविटी थी, दैट वाज अगेन डिस्ट्रेसिंग। क्यों? ब्रिटिशर्स ने जो है कभी भी फार्मर या उसके लैंड को प्रोटेक्ट करने का, प्रोडक्टिव बनाने का कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया, उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। ना तो हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी थी, ना तो हमारे पास ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, ना ही हमारे फार्मर्स के पास इतने फंड्स थे कि वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा बेटर इरिगेशन करें, ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाए। इसी कारण बाय द टाइम हमारा भारत आजाद हुआ, कल ही हमने आजादी जो है वो मनाई है, बाय द टाइम भारत आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर की बैंड बज चुकी थी। क्यों? जब हम आजाद हुए, कब हुए थे आजाद? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे आजादी के बाद बेटा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमने क्या किया? लगभग कुछ समय तक हमने अमेरिका से
यूएसए से जो है अपील की कि भाई साहब हमको खाना दे दो। यूएसए ने हमें यहाँ पे ग्रेन्स देते थे, हमें खाना जो है वो देते थे अंडर अ स्कीम जिसको कहा गया PL 480 स्कीम। PL 480 स्कीम। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, यूएसए हमारी मदद कर रहा है ना, इसमें दिक्कत क्या है? यूएसए ने हमें इतना बेकार खाना दिया जो वहां के चूहे भी नहीं खाते थे। मतलब कि भारत को उन्होंने वैसा खाना दिया जो वहां के चूहे भी नहीं खा रहे हैं। तो यहां पे हमें समझ में आया कि भाई साहब हमको एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमने क्या किया फिर, है ना? अब ये मैटर करता है ना कि थोड़ा अपने ईगो पे लग गया है, अरे यार ऐसे कैसे, एक तो नए नए आजाद हुए हैं, ब्रिटिशर से छूटे तो अब यूएसए की गुलामी करेंगे क्या? एकदम भारत के ईगो पे बात आ गई। यहां पे हमने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, जो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, साल था 1951 से 1956। यहां पे हमने क्या, क्योंकि 51-52 में अपने पहले इलेक्शन हुए थे और सरकार चुन के आई थी। जब अपना पहला 5 ईयर प्लान आया ना बेटा, तो यहां पे अपने को क्या समझ में आया, वन थिंग दैट वी रियलाइज्ड कि पहले 5 ईयर प्लान पे काम जो करना है पहले 5 ईयर प्लान पे काम जो करना है, काम किस पे करना है बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे पहले काम किस पे करना है? काम करना है अपने को एग्रीकल्चर पे। भैया जनता खाना खाएगी तभी काम कर पाएगी। अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वी हैव टू मेक आवर एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव। अब एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना हमने जो पहला 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसका सारा का सारा फोकस जो है, वो किस पे था? वो था अपना एग्रीकल्चर पे। और इस प्लान को कहते थे हेरोथ-डोमर मॉडल। ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या बनाना है? प्रोडक्टिव बनाना है। एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना है। हमने इस पे अपना टारगेट जो है वो भी अचीव कर लिया। इसकी अब अच्छी अच्छी बातें सुनो, बहुत बढ़िया काम किया। टारगेट अचीव्ड, एग्रीकल्चर थोड़ा सा अपना प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ने लगा। बड़ा अच्छा लगा हमको, बड़ा अच्छा लगा। इंडिया ने एक समय बाद ये PL 480 स्कीम, जिसके तहत हम खाना मंगवा रहे थे ना, इसको हमने मना कर दिया। मतलब भाई साहब एक काम करिए, वापस लीजिए अपनी स्कीम, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय की बात अगर मैं करूं तो एग्रीकल्चर में जो है बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। लगभग जो है 70% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब खुशी का समय तो आ गया, खुशियां भी मना ली। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि बाधाएं क्या क्या है। बाधाएं क्या क्या है? इकोनॉमिक्स के ना 3 सेक्टर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में, या फिर ऐसा लिखूं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। भाई साथ साथ नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, साथ साथ नोट्स बना रहे हो बेटा? हाँ, पता चले बस। मैम देखने में बड़ा मजा आ रहा है मैम, नोट्स नहीं लिखे। ये सारा PPT में नहीं होगा, ये मैं तुमको जानबूझ के लिखवाना चाह रही हूँ कि तुम लिखो, खुद के सेल्फ रिटन नोट्स बनाओ ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अपना जो सबसे पहला सेक्टर आता है, ऐसे करके 3 एरो बना लो, ठीक है। सबसे पहला जो है बेटा अपना सेक्टर आएगा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक
प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड आ जाएगा टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। अभी ओम प्रकाश साथ में बनाएंगे बाद में? बेटा साथ साथ बनाओ, बाद में कब बनाना है? दोबारा देखोगे क्या लेक्चर? क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? साथ साथ बनाओ, साथ साथ। अब जो छूट गए उसको बाद में उतना पोर्शन देख के बना लेना, अभी साथ साथ लिखो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। यहां पे ध्यान देना, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर जो है ये आ जाता है अपना, प्राइमरी सेक्टर जो है ये आ जाता है अपना एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर मेजरली, फिशिंग, डेयरिंग, माइनिंग, ये सारा आ गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। फिर आ जाएगा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा अपना सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। अब ना एक फैक्ट बता रही हूं, फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फैक्ट याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद जरूरी। जो ये अपना प्राइमरी सेक्टर है, जो ये अपना प्राइमरी सेक्टर है, इसमें एक चीज याद रखो, इसमें एक चीज याद रखो कि प्राइमरी सेक्टर में दिक्कत क्या है। प्राइमरी सेक्टर में लगभग प्राइमरी सेक्टर में लगभग 45% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जो हमारी ओवरऑल निर्यात है, जो ओवरऑल हम किसी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्रीकल्चर में नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में यानी कृषि में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, लगभग, ये मैं सिर्फ लगभग बता रही हूं, ऐसे तो 50-60% भी आपको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व मिलेंगे। लगभग 45% जो लोग हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसी एग्रीकल्चर का बेटा, इसी एग्रीकल्चर का बच्चे यहाँ पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में इसका कितना योगदान है? केवल 18%, वेरी लेस। कहीं कहीं तो आपको सिर्फ 17% लिखा मिलेगा जहां डेटा अपडेटेड नहीं है, सिर्फ 18%। रीजन क्या है मैम? सवाल आना चाहिए, सवाल ये बनता है, सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि मैम व्हाट इज द रीजन? सवाल बनता है मैम व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, जितना पढ़ा उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, जितना पढ़ा रही हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बार मुलाकात हो रही है ना आप लोगों से, चलो बताओ एवरीबॉडी। यस, ओके, चलो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
चाय वाय पी होगी ना, अभी शाम का टाइम था, चाय वाय तो पी होगी, दिमाग चाय पी के थोड़ा एक्टिव हो जाता है ना। अब सोचो कि रीजन क्या है मैम, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, अरे बहुत बड़ा नंबर है 45%, और कंट्रीब्यूशन कितना है 18%। वहीं अगर मैं तुमको एक कंपैरिजन टेबल बताऊं ना तो तुमको लगेगा, तब जाके समझ में आएगा मैम इतना कम कंट्रीब्यूशन है क्या। एक कंपैरिजन टेबल बताऊं ना सर्विसेज सेक्टर का, सर्विसेज सेक्टर जहां पे हम आईटी की बात कर रहे थे, सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में आपको पॉपुलेशन कितनी इंप्लॉयड मिलेगी, 19%, 20%, 17%, इतनी ही है। सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 55%, वेरी वेरी हाई। समझ लो कि सर्विस सेक्टर ने ना हमारी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा हुआ है 55%। रीजन, इसका रीजन क्या है ये करना, रीजन इसका ये है कि भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बेकार परफॉर्म क्यों कर रहा है। कारण है लो प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी ही कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी ही कम है। दूसरा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आज भी आपने देखा होगा, कहाँ चाइना 1949 में जो है वो क्या बोलते हैं, उसने एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू किया, हमने 47 से करना शुरू कर दिया था, फिर भी आज चाइना हमसे आगे क्यों है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, हम आज भी भैंसों से बैलों से जो है वहां पे खेत जो है उसको जोतवा रहे हैं, है ना। खेत जोतना तो पता ही होगा, आज भी हम क्या कर रहे हैं, बैलगाड़ियां दौड़ा रहे हैं वहां पे। यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं मुझे बताओ। ये बुक मैं नहीं चाहती सब तुम किताबों से पढ़ो, ये सब बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्या पढ़ना है इसको किताबों से, अपना थोड़ा सा खोलो दिमाग के ढक्कन, बताओ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्या मैं बताती हूं, इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये इसका इस पॉइंट का क्या मतलब है, इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न का इस पॉइंट का क्या मतलब है। यहां पे सरकार जो है, ये हम मंडे की क्लास में करेंगे भी, सरकार जो है ना एक चीज इशू करती है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, एमएसपी का ये मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब बेटा दिक्कत ये है, एमएसपी सरकार देती है, अच्छा ये होमवर्क करो, एमएसपी सरकार कितनी क्रॉप्स के लिए देती है, हाउ मेनी क्रॉप्स एमएसपी सरकार कितनी क्रॉप्स के लिए देती, ठीक है। सरकार कुछ चुनिंदा क्रॉप्स के लिए जो आपकी और हमारी स्टेबल डाइट है, सरकार उस पर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मंडे में और थोड़ा अच्छे से करेंगे, यहाँ पे भी एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि सरकार ने कुछ क्रॉप्स पे एक अश्योर्ड प्राइस बोला है फार्मर को कि अगर आप उगा रहे हो, मार्केट में नहीं भी बिकती है, आप हमें दे दीजिएगा, आपको हम एक अश्योर्ड प्राइस दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। इस चक्कर में फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर जो है वो केवल यहाँ पे चावल उगा रहा है, व्हीट उगा रहा है, शुगर केन पे एफआरपी मिलता है, फार्मर शुगर केन उगा रहा है। अब दिक्कत क्या है मैम ठीक है ना, फार्मर भी थोड़ा सा सिक्योर हो रहा है, फार्मर भी उगा रहा है, मैम दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी चाहिए। मतलब कि हम इन्वायरमेंट का, हम अपनी जमीन नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पे, आप समझ रहे हो, पता नहीं है कि नीचे ग्राउंड वाटर कितना है, ये मालूम नहीं है कि ये जो है यहाँ पे क्रॉप इस पर्टिकुलर सॉइल में सूट करेगी कि नहीं करेगी, नहीं जी, हमें पता चल गया भैया एमएसपी मिलेगा तो चलो उगाते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इश्यूज इन क्रॉपिंग पैटर्न। आप सॉइल के हिसाब से नहीं उगा रहे हैं, आप एमएसपी को माइंड में रख के जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इस चक्कर में क्या हुआ,
इस चक्कर में ये होगा कि कुछ समय बाद सॉइल बंजर होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए सॉइल जो है, सॉइल, आप पहले सॉइल को चेक करिए कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगने की क्षमता रखती हैं, तब जाके क्रॉपिंग पैटर्न अपना डिसाइड करिए। समझ में आया? नेक्स्ट, और क्या दिक्कत यहाँ पे आ सकती है? हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर क्रॉप्स जो हैं वो ज्यादातर क्या, पूरा का पूरा भारत का एग्रीकल्चर ही किस पे है? मॉनसून डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट है। अब जिस साल बारिश ज्यादा आ जाए उस साल भी एग्रीकल्चर गया, जिस साल बारिश कम आ जाए उस साल भी एग्रीकल्चर गया। हमने ना तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे रखी हैं, ना तो हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज है, ना तो हमारे पास प्रॉपर जो है यहाँ पे सॉइल चेकिंग फैसिलिटीज है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। तो इसमें आप लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक इरिगेशन दिखाती, एक इरिगेशन पैटर्न बताती हूँ। ये इजराइल में भी होता है और मेघालय में भी है, एक बेम्बू इरिगेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या है? एक जैसे मेघालय में यूज होता है, ये वेरी एफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? बेम्बू इरिगेशन। बेम्बू इरिगेशन ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? इजराइल में भी होता है, अ फॉर्म ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ये क्या चीज है? इसमें बेसिकली जैसे ड्रिप चढ़ती है ना, वैसे ड्रिप पानी को स्प्रिंकल किया जाता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है और उसी जगह पे पानी टारगेटेड दिया जाएगा जहां पे जिस क्रॉप को ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि एकदम बस नाला खोल दिया, ठीक है, और एकदम पानी जो है वो पूरे खेत में भर रहा है, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो खेत में, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। बेम्बू इरिगेशन में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, ये याद रखना। एग्जामिनर पूछेगा बेम्बू इरिगेशन कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। नेक्स्ट एक और फैक्ट याद रखना सिक्किम का, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट चले ही गए हैं तो एक दो फैक्ट और पढ़ लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के। सिक्किम का, सिक्किम जो है, सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। सिक्किम इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बना है। ठीक है बेटा, पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बना है सिक्किम। क्या मतलब है इसका? मतलब के पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इन सब का जो है वो यूज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से जो है हम चीजों को उगाएंगे। इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक भारत में बड़े ही फेमस आदमी हैं जिन्होंने फेमस किया, जिसका नाम है सुभाष पालेकर। इन्होंने एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दिया जिसको कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसका होमवर्क आपका ये है कि इसमें 4 पार्ट्स हैं, वो आप 4 सिर्फ नाम याद करके, 4 टर्म्स आप गूगल करिएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, 4 टर्म्स याद करके आना, छोटे छोटे टर्म्स है, 4 शब्द हैं, शब्द वो याद करके आना। बेसिकली इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। एक हिंट दे देती हूँ, हिंट दूं, चलो दे देती हूँ। जीव मित्र एक शब्द है, बीज मित्र, इस तरीके से, ठीक है। 2 तो मैंने ही बता दिए, अब 2 ही और याद करके आना, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप फर्टिलाइजर्स का यूज मत करिए, आप नीम का यूज करिए, आप लेमन का यूज करिए, आप काउडंग का यूज करिए, आप उससे जो है वो बीज को जो है प्रॉपर तरीके से आप उससे बीज को न्यूट्रिशन दीजिए। तो बेसिकली केमिकल्स का जो है वो यूज कम करिए। वेरी फेमस पर्सनालिटी, याद रखना। तो ये सारी चीजें मिलके जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हैं। एक और कर लेते हैं, वाई लो प्रोडक्टिविटी, लेट अस डू वन मोर। यहां कर लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का क्या मतलब है? अच्छा खासा टमाटर उगाया फार्मर ने, अच्छा खासा प्याज उगाया या आलू उगाया, हुआ क्या? बिका नहीं किसी कारणवश,
या फिर उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है वेयर हाउसेज नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो क्रॉप जो है वो सड़ गई। वैसे ही सोचो हॉर्टिकल्चर में कितना होता है, केले, आम, सेब, अमरूद, पीच, कितनी सारे फ्रूट्स हैं। अगर आप 2 दिन, कई बार तो फ्रिज में, अगर आपने देखा होगा ना, फ्रिज में आप इन चीजों को रखते हैं, फ्रिज में भी जो है आफ्टर अ वीक ये चीजें डिके होना, पेरिशेबल आइटम्स है ना, ये चीज सड़ना शुरू हो जाती है, तो ये होना शुरू हो जाएगा। तो भाई स्टोरेज ही नहीं है, तो हर साल, कैन यू इमेजिन, हर साल हम लोग लगभग जो है 92,000 करोड़ का नुकसान उठाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में। बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। ठीक है ना। तो दीज आर सम रीजन जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो कम है। प्रेजेंट हमारा एग्रीकल्चर का आप याद रखिएगा कि हमारा एग्रीकल्चर जो है 18% एम्प्लॉयमेंट, 18% जीडीपी है, 45% जो है ये एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक और चीज समझाना चाहूंगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर में अपने को एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, यहां पे ध्यान देना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक व्यक्ति है चिंटू, ये एक बंदा है चिंटू, चिंटू बड़ा हैप्पी चिंटू। चिंटू का एक खेत है, चिंटू ओन्स अ फार्म, चिंटू का एक खेत है। चिंटू को इस खेत में जो है, चिंटू को इस खेत में जो है, आप याद रखना, इस खेत में चिंटू को उगाने हैं कुछ टमाटर, चिंटू को उगाने हैं कुछ क्या, टमाटर। अब यहां पे चिंटू को, खेत छोटा है ना, छोटा खेत है, अगर इस खेत में सिर्फ और सिर्फ चिंटू और चिंटू की वाइफ, चिंटू और चिंटू की वाइफ, वाइफ थोड़ी डरावनी नहीं बनाई है, बस चलो ठीक है, चिंटू और चिंटू की वाइफ ही काम करेंगे तब भी काम बन जाएगा। मतलब कि इस खेत में फॉर एग्जांपल कुल मिला के उगेंगे 10 किलो टमाटर, इस खेत में इतनी जगह है कि यहाँ पे 10 किलो टमाटर उग सकते हैं। चिंटू और चिंटू की वाइफ अगर काम करेंगे तो यहाँ पे 10 किलो टमाटर उगेगा। ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि जगह ही उतनी है ना। चिंटू बना महान, चिंटू ने इसी खेत में अपने भाई से काम करवाना शुरू कर दिया। चिंटू के 2 भाई हैं, चिंटू ने दोनों से काम करवाना शुरू कर दिया। चिंटू ने अपने बेटे से काम करवाना शुरू कर दिया, और यहीं पे चिंटू ने जो है वो अपनी बेटी से भी काम करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, चिंटू के मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता है, चिंटू ने बोला भाई हाथ बटा दे, उससे भी काम करवाना शुरू कर दिया। मतलब कि जिस खेत में आइडली 2 लोगों के होने से भी उतना ही काम होता, चिंटू ने उसमें कितने लोग एक्स्ट्रा लगा दिए, 1 2 3 4 5। मतलब कि यहां पे अगर 2 लोग काम करते तब भी सेम प्रोडक्शन होता, यानी कि अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी 10 किलो ही टमाटर उगेगा, और चिंटू ने यहाँ पे 7 लोग लगाए हैं तब भी 10 किलो टमाटर ही उगेगा। मतलब के जो बाकी के 5 लोग थे उनके तो यहां आने से कुछ बढ़ा ही नहीं, उनके तो यहां आने से कुछ भी नहीं बढ़ा। 10 किलो टमाटर ने हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारी अर्थव्यवस्था में जितना कंट्रीब्यूशन करना था वो तो उतना ही रहेगा। ये व्यक्ति जो चिंटू के 2 भाई हैं, चिंटू का लड़का लड़की, चिंटू का मोहल्लेदार, यही व्यक्ति अगर इसमें नाकाम ना करके कुछ प्रोडक्टिव काम करते मार्केट में जाके, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन देते ना। इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे एग्रीकल्चर में बड़ा ही आम है। पूरा परिवार लगा है खेती करने, बताओ। जहां पे 2 लोगों का काम था वहां पे मैंने तो 7 कम एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे 20-20 का परिवार लगा एकदम काम करने। क्या काम करें, खेत में लगे जी। होता है कि नहीं होता है, समझ में आया? दिस मच इज क्लियर। अब ये टर्म एग्जामिनर पूछेगा तो बता दोगे जवाब, इतना क्लियर है सभी को? एक और फैक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लो कि भारत जो है वो अभी जो है, अच्छा यहां पे थोड़ा सा थोड़ा सा इस पे आ जाओ। काफी ज्यादा कवर कर लिया आज हमने, है ना। चलो, तो यहाँ पे
हमारा 18% इंडिया का जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 40% नियरली का मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर ही है। 45 to 48% यहाँ पे लोग जो है वो इसमें रोजगार देता है। हमारे यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी दे रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट कर रहा है भाई? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट कर रहा है? इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे रहा है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे रहा है। एग्जाम्पल कोई एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोई एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब कि बनाती है टमाटो केचप। इसके लिए चाहिए लाल टमाटर बड़े मजेदार। ये लाल टमाटर जो है बड़े मजेदार, ये कहां से आ रहे हैं? ये लाल टमाटर आ रहे हैं अपने खेतों से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया रॉ मटेरियल। ये है केचप की इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इन दोनों का जो लिंक है वो क्या है? वो हमारा खेती ही तो करवा रही है, वो हमारी खेती ही तो करवा रही है। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट हमारा जा रहा है, चाहे राइस का हो, चाहे स्पाइसेस का हो या कॉटन का हो। मैं एक्सपोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगी कि अभी वी आर दी 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। वी आर दी 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हाँ भाई, क्लियर है? चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए कि मैम इतना सारा डेटा कैसे याद रखेंगे? चल, घबराना नहीं है, सब हो जाता है। नेक्स्ट, चलो भैया आगे बढ़ो। क्या हो गया रिमोट को? चलो, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर खेती है, खुद ही खेती कर रहे हैं, आत्मनिर्भर खेती है, मॉनसून पे निर्भर है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, फ्रेगमेंटेड लैंड है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। भाई 10 एकड़ लैंड होगा तो उस पर हम बढ़िया क्रॉप लगा सकते हैं, उसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी जमीनें हैं लोगों के पास, छोटी छोटी जमीनों में छोटा छोटा प्रोड्यूस लगाने हैं, अलग अलग करके बेच रहे हैं। उससे क्या यहाँ पे जो है इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा। पटक दो मैम, काम नहीं कर रहा। हाँ अच्छा, काम नहीं कर रहा है तो पटक दें हैं? ऐसे तो तुम भी जितने बच्चे यहाँ पे हैं, ऐसे तो अभी तो किसी की जॉब भी नहीं लगी है, तो माँ बाप क्या सोचे, पटक दें कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चा काम नहीं कर रहा है। चल, लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज, हमारी लो प्रोडक्टिविटी है, हमको पता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स वी हैव ऑलरेडी डन कि हमारे यहाँ पे आज भी बैलगाड़ी से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना। चलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये हमने पढ़ लिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ क्रॉप्स पे, मैं पूछूंगी मंडे को, ये होमवर्क है कि आपके कितनी क्रॉप्स पे जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। पीएम किसान स्कीम, हमने किसान के लिए जो है स्कीम लाई कि भैया आप अपने फार्म को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने पास आई, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इरिगेशन स्कीम आई, है ना, किसान संपदा योजना हमारे पास आई। उसके बाद एक और मैं आपको स्कीम बताती हूँ, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के लिए संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना। ठीक है, फिशरीज के लिए कौन सी है? फिशरीज के लिए अगर मैं बात करूं, फिशरीज के लिए स्कीम है मत्स्य, एक्वाकल्चर के लिए मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, मंडे को ना क्लास अपने टाइम पे होगी 12:45 पे। पीएम की अच्छा, रूरल क्रेडिट जो है यहाँ पे नबार्ड देता है, रूरल क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे रूरल क्रेडिट जो है यहाँ पे देता है। हमने क्या किया, हमने हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वगैरह की तरफ जो है वो हम ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस पे बेसिकली क्या है, उसकी डिमांड ज्यादा है, शुगर केन पे फेयर एंड एनिमल, हाँ शुगर केन पे आशीष एफआरपी सेंटर देता है, शुगर केन पे एक प्राइस है, इसके बारे में पढ़ना। एसएपी पूछेगा नहीं एग्जामिनर, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना। एसएपी स्टेट एडवाइजरी प्राइस, ये शुगर केन पे स्टेट्स देती। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर, ये कैसे है, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, हम ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग का यूज कर रहे हैं, जिससे जो है हम अपने एग्रीकल्चर को ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग,
जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी अभी, कहाँ पे हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है सिक्किम पे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, बना नहीं है अभी, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे एग्रीकल्चर करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस चीज से सफर ना हो, कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के साथ हमने लिंक किया, कैसे लिंक किया कि भाई लो प्रोडक्टिविटी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेक्टर है ये प्राइमरी, 18% यहाँ पे जो है लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, 17-18%, इकोनॉमी में लगभग जो है यहाँ पे 45% की एम्प्लॉयमेंट करके बैठा हुआ है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। उसी के साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये याद रखना कि पूरे विश्व में हम चाइना के बाद हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं चीजों का, मगर जब बात आती है एक्सपोर्ट करने की, बाहर देश में भेजने की, तो हम 8वें नंबर पर आते हैं, हम 8वें नंबर पे आते हैं। और हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, इतनी ही खेती अगर हमारे यहाँ पे अच्छी होती तो लोग भूखे नहीं मरते। हंगर इंडेक्स पे हमारा रैंक जो है बेटा वो आता है 105, हंगर इंडेक्स पे हमारा रैंक है 105। बड़ी ही दुखद बात, कितने लोग यहाँ पे भूखे सोते हैं। कारण क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट। कारण क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कॉटन में क्या है, कॉटन हमारा सबसे बढ़िया है, कॉटन हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, हम कॉटन के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, हम कॉटन के बढ़िया कर रहे हैं। बासमती राइस अपना बहुत ज्यादा फेमस है, बासमती राइस यूरोप में बड़ा फेमस है, बासमती राइस भेजते हैं। मैंगोज हमारे बड़े फेमस है, मैंगोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर स्टिल हम 8वें नंबर पे आ रहे हैं, हम स्टिल 8वें नंबर पे आ रहे हैं, मतलब कि अभी भी इंप्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आज जो है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल नहीं, मंडे को फिर से मिलेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग रिवाइज करिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं साथ। स्टार्ट हमने कैसे किया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिसोर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट। इतना समझ में आया। नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी, व्हाट हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि कैसे हमारे यहाँ पे इसको हमने लिंक किया एग्रीकल्चर से। इसको हमने लिंक किसके किया, इसको हमने लिंक किया बेटा एग्रीकल्चर से, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कतें हैं, एग्रीकल्चर को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे हमने देखा 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है किस पे, जीडीपी में, और लगभग 45% एम्प्लॉयमेंट करके बैठा है, मतलब बढ़िया नहीं कर रहा है। फिर हमने बच्चे उसके कुछ रीजंस पढ़े कि लैक ऑफ मैनेजमेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, टेक्नोलॉजिया अभी भी हमारे पास नहीं है ना, ये सब हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है वो कौन सा बन चुका है, सिक्किम। 8th लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर हैं, कॉटन के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। सेक्टर्स हमने पढ़े, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें जो है हमने कोशिश की कि हम कवर कर पाए, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट की जा सकती है उतनी की। लेक्चर समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दिस मच इज क्लियर एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? ओके, क्लियर है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। आज जन्माष्टमी थी तो ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, है ना। तो कृष्ण भगवान की अगर आप जीवन देखेंगे तो उसमें से आपको बहुत सारी सीख देखने को मिलेगी, है ना। महाभारत के लेसन्स तो पता ही है ना, अगर नहीं पता है, किसी ने महाभारत नहीं देखी हो तो एक बार जरूर गूगल से पूछ लेना लेसन्स फ्रॉम द महाभारत,
तो ये उनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख देखने को मिलती है कि जीवन संघर्ष भरा जरूर हो सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी जीतेंगे नहीं। महानता हासिल करने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जब संघर्ष करोगे तभी महान कहलाओगे, और इसी संघर्ष से जितनी सीखोगे, जितना सीख पाओगे, फिर आगे जाके आप किसी न किसी को सिखा पाओगे, है ना। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास, हम अब कृष्ण भगवान जैसे महान तो नहीं बन सकते, मगर सीख जरूर सकते हैं। और ये सीख आपको जो है बाकी लोगों की नज़र में आपको एक इंस्पिरेशन बना देगी। आपका लाइफ कंडक्ट कैसा है, आप उठते बैठते कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप अपने जीवन के क्या गोल्स रख रहे हैं और आप उन गोल्स को कैसे अचीव करते हैं, यही चीज़ जो है आपको इस छोटी सी लाइफ में महान बना देगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो आप जो है मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल मुमताज़ मैम PW पे कनेक्ट हो सकते हैं और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कल संडे है, आधा दिन एंजॉय करना, मगर उसके बाद जो है वो पढ़ना भी। ठीक है, आधा दिन एंजॉय कर लेना। संडे को मैं ज़्यादा लोड नहीं देती हूँ बच्चों को, बोलती हूँ आधा दिन एंजॉय कर लो, दोस्तों से मिल लो, मगर शाम को बैठ के पढ़ना शुरू कर दो दोबारा। करंट अफेयर्स बेटा सुबह 7 बजे लाइव होता है। लाइव आती हूँ मैं मॉर्निंग में 7 बजे इंजीनियर्स वाला चैनल पे, इंजीनियर्स वाला करंट अफेयर्स पे आपको मेरा लेक्चर एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 7 AM लाइव दिखता है। उसके बाद अगर आप, कई होते हैं ना बच्चे बड़े आलसी होते हैं, मैम उठा नहीं गया, तो अगर उठा नहीं जाता है तो आप उसके बाद रिकॉर्डेड देख लो, कमेंट ज़रूर करना उस पर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने देखा है। क्योंकि इस बैच में मेरा और आपका साथ बहुत छोटा है, आज का साथ था और मंडे का होगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।